और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। रूस से जंग पर यूक्रेन का बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। 39 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा उसकी ओर से किया गया है। 40 हेलीकॉप्टर तबाह करने का भी दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। रूस से जंग पर यूक्रेन का बड़ा दावा निकलकर सामने आया। उसने कहा कि 39 लड़ाकू विमान रूस के उसने ध्वस्त कर दिए हैं, 40 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं। ये यूक्रेन का दावा है रूस पर। रूस भी लगातार अपने कई लड़ाकू विमानों को लगातार सीमा पर भेज रहा है, यूक्रेन की भीतर भी भेज रहा है, और ऐसे में जंग और भी भीषण होती हुई दिख रही है। महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज। यूक्रेन जो है इसी बात को झेल रहा है। हमले में किस तरीके से एक आदमी, रूस से लेकर यूक्रेन तक, पोलैंड से लेकर रोमानिया तक। इस वक्त हम पोलैंड के बॉर्डर में टैंक और मिसाइलों का कहर। यूक्रेन के हर बॉर्डर, हर शहर की खबर। तबाही की ये खौफनाक सबीना जुड़ रही है, साथ साथ प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हुई है, और नीरज भी। डिपो में भी भीषण आग लग गई। युद्ध क्षेत्र से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। वहीं रूस का रुख राजधानी कीव या उसके आसपास के शहरों पर ही नहीं सिमटने वाला। खबर है कि पुतिन ने अब यूक्रेन के पश्चिम पर अपनी पैनी नजरें गड़ा दी, और कीव पर कब्जे के बाद रूस की हिट लिस्ट में यूक्रेन का अगला शहर होगा लवीव। यह खतरा यूक्रेन के लिए तो बहुत बड़ा ही है। इसने नाटो और अमेरिका के माथे पर भी पसीना ला दिया, क्योंकि लवीव यूक्रेन के पश्चिम में है, और यूक्रेन का पश्चिम वो इलाका है जो नाटो देशों की सीमा से लगता है। अब तक वो रूस की सेना की पकड़ से दूर है, लेकिन डर है कि रूस अब यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर भी धावा बोलने की फिराक में। जिसके खौफ में मरे जा रहे लवीव के आम लोगों ने ही अपनी सुरक्षा के लिए कमर कस ली। वहां से सामने आई तस्वीरों में हाथ में फावड़े थामे लोग रूस की बमबारी से बचने के लिए एक पार्क में बड़े से बंकर में खुदाई करते नजर आए। Lviv is still not in danger, but we have to be prepared for Russian invasion. यूक्रेन का लवीव शहर राजधानी कीव के पश्चिम में 540 किलोमीटर दूर है। इसलिए जब कीव में रूस ने हमले शुरू किए तो वहां से लोग भागकर लवीव चले गए, और उनमें कई लोग लवीव में बंकरों में काम करने में लगे हैं, ताकि तब तक रूस की सेना के बड़े हमलों से बचे हुए पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर को आगे भी बचाया जा सके। लवीव में वैसा हाहाकार नहीं मचा है जैसा कि उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में मचा है। पश्चिम ही इकलौती ऐसी दिशा है जहां रूस की सेना यूक्रेन में अपनी तगड़ी पहुंच नहीं बना पाई है, लेकिन डर है कि अब सीन बदल सकता है, और अगर रूस यूक्रेन के इस पश्चिमी हिस्से में भी पहुंच गया तो यूक्रेन तो छोड़िए, अमेरिका और नाटो के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की इस पश्चिमी दिशा में ही पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी जैसे देश पड़ते हैं। थोड़ा नीचे ही रोमानिया भी है, जो कि नाटो के सदस्य हैं और इस लिहाज से अमेरिका के साथी हैं। लवीव शहर से तो पोलैंड बॉर्डर की दूरी करीब 80 किलोमीटर ही है। यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है, क्योंकि फिर रूस सिर्फ लवीव पर तो रुकेगा नहीं, वो वहां से यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में आगे बढ़ेगा, और देर सवेर यूक्रेन युद्ध की आंच नाटो और अमेरिका तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन रूस की राह इतनी आसान भी नहीं होने वाली, क्योंकि लवीव के बाहरी हिस्से में लोगों ने सड़कों पर मेटल के बैरिकेड और भारी भरकम मशीनें रख दी हैं, ताकि रूस की सेना के टैंक आगे बढ़ ही न पाए। वहीं दूसरी सड़कों पर रेत के बोरों की लंबी चौड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है। लोग दिन रात इन रोड ब्लॉक्स की पहरेदारी कर रहे हैं और संदिग्ध गाड़ियों को शहर में घुसने नहीं दे रहे। खुद यूक्रेन की सेना ही लवीव में लोगों को रोड ब्लॉक बनाने में मदद कर रही है। उन्हें बता रही है कि बैरिकेड कहां बनाए जाएं, कैसे बनाया जाए, और अगर ये सब काम नहीं आया तो दूसरा इंतजाम भी है। लवीव के लोगों ने पेट्रोल बम भी बनाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच ताइवान में ब्लैकआउट हो गया, जिसके बाद सीधा शक चीन पर गया, और ये अटकलें लगने लगी कि ब्लैकआउट कहीं चीन की साजिश तो नहीं। यूक्रेन युद्ध के बीच चीन और ताइवान की लड़ाई को हवा मिल गई है, और यही वजह रही कि जैसे ही वहां से ब्लैकआउट की खबर आई, शक की सुई चीन की ओर घूम गई। अब इसे संयोग कहें या साजिश, क्योंकि ताइवान में बत्ती ठीक उस समय गुल हुई जब वहां की राष्ट्रपति शाई इंग-वेन और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की मुलाकात होने वाली थी। इस ब्लैकआउट के दौरान राष्ट्रपति के दफ्तर में तो बिजली की सप्लाई होती रही, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसकी वजह से शाई और पोम्पियो की मुलाकात की होने वाली लाइव स्ट्रीमिंग रद्द करनी पड़ी। मतलब यह कि बिजली जाने से
ताइवान और अमेरिकी नेता की मुलाकात की सीधी तस्वीरें दुनिया के सामने नहीं आ पाई। इस मामले को ताइवान सरकार ने भी हल्के में नहीं लिया और ब्लैकआउट पर वहां के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से सख्ती दिखाई गई। राष्ट्रपति कार्यालय ने कैबिनेट और पावर सप्लाई कंपनी से ब्लैकआउट की वजह पूछी और निर्देश दिया कि जल्द समस्या सुलझाई जाए, जिसके जवाब में सरकारी पावर कंपनी ने बताया कि वहां के सिंटा पावर प्लांट में गड़बड़ी की वजह से बत्ती गुल हुई है। यह पावर प्लांट ताइवान का कोयले से चलने वाला तीसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है, जो ताइवान की कुल बिजली सप्लाई के 7वें हिस्से की आपूर्ति करता है। इस ब्लैकआउट की वजह से ताइवान के करीब 55 लाख घरों में अंधेरा हो गया। राजधानी ताइपे पर इस नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। और महायुद्ध से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के हर बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज 10वां दिन है रूस यूक्रेन युद्ध का। आज 10वां दिन है और रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के 2 शहरों में फिलहाल सीज फायर कर दिया गया है। रूस ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है और यूएनएससी में भी उसने कहा था कि वहां पर जो नागरिक फंसे हुए हैं उनको हम निकालेंगे, इसलिए उसकी ओर से सीज फायर का ऐलान किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। मारिनोपोल और एक और शहर ऐसा है जहां पर सीज फायर होगा और 6 घंटे के लिए संघर्ष विराम वहां पर कर दिया जाएगा, ताकि जो नागरिक भीतर फंसे हुए हैं उनको आराम से निकाला जा सके, सुरक्षित निकाला जा सके और जहां वो जाना चाहते हैं वहां पर उनको महफूज स्थानों पर पहुंचाया जा सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस युद्ध में फंसे हुए हैं और शहर के भीतर, खासतौर पर यूक्रेन की सीमा के भीतर ये लोग फंसे हुए हैं और इनको निकालने की कवायद अब तेज हो चली है। और वहीं रूस यूक्रेन युद्ध का आज 10वां दिन है। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं और साथ साथ खेरसोन, खार्किव और कीव समेत कई जगह रोजाना धमाके हो रहे हैं। इस बीच रूस ने ज़ेलेंस्की के पोलैंड भागने का दावा भी किया। हालांकि यूक्रेन ने ज़ेलेंस्की के कीव में होने की बात कहकर रूस का दावा खारिज कर दिया है। वहीं यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग को नेटो ने खारिज कर दिया है। लगातार हो रहे धमाकों में यूक्रेन में लोगों में दहशत का माहौल है और युद्ध की दहशत के बीच एक तस्वीर आई जब तबाह हो चुकी इमारतों से एक सैनिक ने एक नन्ही जान को बाहर निकाला। तो युद्ध के 10 दिन आज पूरे हो गए हैं और तस्वीरें आप देख लीजिए। हर दिन तबाही की एक नई तस्वीर देखने को मिलती है। लोग डरे सहमे हैं, वो किसी भी तरीके से निकलना चाहते हैं और ज्यादातर इलाकों पर अब रूसी सेना ही देखने को मिल रही है। वहां पर सड़कों पर रूसी सेना है, हवाई हमले उसकी ओर से किए जा रहे हैं और यूक्रेनी सेना भी लगातार डटकर उसका सामना जरूर कर रही है। और वहीं यूक्रेन का एक बड़ा दावा है जहां पर रूस के 39 विमान गिराने का दावा उसकी ओर से किया गया है और रूस के 40 हेलीकॉप्टर गिराने का दावा भी यूक्रेन की ओर से किया गया है। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने ये विमान गिराए हैं, ऐसा दावा है यूक्रेन का। मोलितोपोल पर रूसी सेना की सैकड़ों गाड़ियां भी देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं जहां पर लगातार युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 10वां दिन है और ऐसे में मेलितोपोल पर रूस की सेना का कब्जा हो गया है। मेलितोपोल और खेरसोन पर भी इससे पहले हमने आपको दिखाया था, वहां पर भी रूसी सेना का कब्जा हो गया और अब मेलितोपोल में भी रूसी सेना अंदर तक घुस चुकी है। और टैंक आप देखिए, लगातार जो लड़ाकू विमान उनकी हैं और टैंक्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर मेलितोपोल का ये शहर है यूक्रेन का, जहां पर अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कब्जा कर लिया है रूसी सेना ने। और इस वक्त अमन चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूक्रेन और पोलैंड की राजधानी के बीच पर वो हैं। अमन, रूस ने यूक्रेन के मोरियोपोल वोल्कोनावा में 6 घंटों तक संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरीके से लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं हम? देखिए, 6 घंटे का संघर्ष विराम, सीज फायर का ऐलान किया गया है। यहाँ पर भी कुछ लोगों को पता लगा इस चीज़ का और बहुत राहत की चीज़ है कि कम से कम जो सिविलियंस हैं उनको एक सेफ पैसेज, ग्रीन कॉरिडोर इसके बदले संभवतः मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा हम लोग जो है वो पोलैंड बॉर्डर के पास एक लोकेशन, एक शेल्टर हाउस यहाँ पर बनाया गया, जितने भी भारतीय उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। अच्छा, एक और जिसका खबर बार बार जिक्र यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है, जो हम भी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाद जो पावर स्टेशन हैं उनको वहाँ पर अटैक करके वहाँ पर ब्लैकआउट की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी स्थिति कर दी जाए कि वहाँ से सब लोग निकल जाए और उसके बाद एक तरीके से कब्जा हो जाए। मतलब ये कोशिश है रूस की कि किसी तरह से कीव, खार्किव, खेरसों पे तो हो ही चुका है खैर कब्जा, उन तमाम जितने
जितने भी इलाके हैं उनको ब्लैकआउट कर दिया जाए। पावर स्टेशंस पर अटैक किया जा रहा है, पावर कट हो जाएगा, वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी हो चुका है, हर कोई कीव, खार्किव और खैरसॉ करके ये तमाम इलाके छोड़ रहे हैं। कई यूक्रेनियंस भी छोड़ रहे हैं। देखिए पहले कहा जा रहा था यूक्रेनियंस जो हैं वो लड़ रहे हैं हथियारों के साथ, लेकिन अब जो खबर है उसके हिसाब से यूक्रेनियंस जो हैं वो भी छोड़ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था, ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि आम लोग हथियार उनको दिए जाएंगे, वो सड़कों पर उतर रहे हैं, रूसी सेना के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हालात बद से बदतर वहां पर हो चुके हैं। सुबह से हमको अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स मिल रही है, शेलिंग की, बॉम्बिंग की लगातार रिपोर्ट्स मिल रही है। और एक और जगह जो है ज़बरदस्त, सूमी जो जगह है वहां पर भी ज़बरदस्त बमबारी हुई है, कई लोगों के मारे जाने की खबर है। अच्छा एक चीज़ मैं बस यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं जिस शेल्टर होम में था, ये लोग एक बार आप दिखा दीजिए, ये लोग भी इंडियंस हैं, भारतीय हैं, ये लोग केरल से हैं। ये लोग जो है लंबा सफर करके यहाँ तक कीव से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खार्किव से ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि इनका इवैक्यूएशन होगा, लेकिन पेट्स के साथ कैसे होगा? मतलब अब ये क्योंकि प्राइवेट एयरलाइंस में संभवतः ये अलाउड नहीं है। एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोमास्टर होगा, अब उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे थे, लेकिन बिना पेट्स को लिए ये लोग जाएंगे नहीं। क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? My name is Babson. विल यू स्पीक इन हिंदी? आप हिंदी में? Not much because I can understand only, but I don't know speak. What's your name? My name is Babson Grace. I am from Kharkiv. Kharkiv. Yeah. You have come from Kharkiv. Yeah, Kharkiv. You traveled with your pets? Yeah, we travel with my 2 pets to here. It was so hard to reach here because we had 24 hours travel from Kharkiv to Lviv. And You traveled 24 hours with your pets? yeah, we traveled 24 hours with pets. That too in train. It was very rushy and we didn't have a seat. We were sitting down, standing up, sitting down. Like we were like changing the position like that. And we traveled till Poland border. Then from there we had to wait. Then we reached in Warsaw. And then we reached now in this place. Yeah, it was. You obviously cannot leave your pets. You cannot. It's like we are rescuing ourselves and we rescue their life also. It's like two. So during wartime, Sorry? the war is a hard time. So during a war, if you are like selecting more than our life, we are taking him with us. Then that means he's like a family to us. So we cannot just leave us. Like we didn't leave him in Ukraine, so we won't leave him here also. We want to take him to. How are they behaving? I mean, they are a bit aggressive or what? Yeah, they are getting irritated. They don't know what is happening. Yeah. They have been Obviously, they don't know what's going on. What's going on? Like they have been traveling for like he told you like Kharkiv to Lviv 24 hours. After that, like 10 hours, he has been in Poland border in a very cold climate. It was snowing, heavily snowing. It was very cold. Still, he was outside, like waiting to cross the border. We have been there for almost 10 hours. Then after that, for 8 hours, he traveled to like one shelter. So I mean, you might. What's your name? What's your name? You speak Hindi? Yes. आप हिंदी बोलते हैं? क्या नाम है आपका? शक्ति। शक्ति। आप भी इसी के साथ ही जाएंगे ऑब्वियसली? एक्चुअली मेरे फ्रेंड का है और ऑब्वियसली हम इसी के साथ ही जाएंगे। हम कोई भी नहीं चाहते कि हम इसे ड्रॉप करें क्योंकि हमारा फैमिली से बढ़कर है। आप कहाँ से आए हैं? कीव। आप कीव से आए हैं। तो अभी क्या बताया जा रहा है कि एयरफोर्स का विमान, इसमें शायद 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, आप यहीं रहेंगे इनके साथ? But Yeah, we will wait for until the flight arrives to take our pet with us. We are ready to wait for the flight to come. देखिए यही सवाल भी था, इसी वजह से शायद सीज़फायर भी अनाउंस किया गया सिविलियंस के लिए, लेकिन बेजुबान भी भुगत रहे हैं। ये एक अलग एंगल है, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर जिसका बार बार स्टूडियो से जिक्र किया जा रहा है वो ये है कि सीज़फायर का ऐलान किया गया है मॉस्को टाइम के हिसाब से 10 बजे। और जंग के मैदान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमन, आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर युद्ध के मैदान से यहां पर सामने आ रही है, जिसमें यूक्रेन ने बड़ा दावा यहां पर किया है। रूस के 39 विमान गिराने का दावा यहां पर यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। साथ में यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने रूस के 40 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं और यूक्रेनी एयर डिफेंस ने यहां पर यह बड़ी कार्रवाई करते हुए दावा यहां पर कर दिया है। वार पलटवार जंग के मैदान पे यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें यूक्रेन ने कहा है कि उन्होंने रूस के 39 विमान मार गिराए हैं, साथ में रूस के 40 हेलीकॉप्टर को भी नेस्ता नाबूद कर दिया है। जंग का आज 10वां दिन है। दोनों तरफ से वार पलटवार जवाब, मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूस के 269 टैंक तबाह करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। यूक्रेन एक के बाद एक कई दावे यहां पर
कर रहा है। साथ में 40 हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा भी यूक्रेन ने किया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने रूस के 39 हेलीकॉप्टर जो हैं वो मार गिराए हैं। लेकिन ये बड़ी खबर और बड़ा दावा यहां पर यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि रूस के 10,000 सैनिकों को यूक्रेन की सेना ने मार। यहां पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस से जंग पर यूक्रेन ने यह बड़ा दावा किया है। रूस के 10,000 सैनिक मारने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। एक के बाद एक दावे यहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा करते हुए लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। माही की तस्वीरें हैं और 40 हेलीकॉप्टर उड़ाने का, उनको ध्वस्त करने का दावा यहां पर यूक्रेन की ओर से भी किया जा रहा है। और साथ साथ अमन चोपड़ा भी हमारे साथ लगातार पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर से डटे हुए हैं। कई तरीके की तस्वीरें इससे पहले अमन आपने दिखाई थी और वहां पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कई तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं। नेटो देशों से उनको सहयोग नहीं मिल रहा है ठीक ढंग से, उन्होंने ये भी कहा था। और सुबह सुबह आज जो कहा था कि एयर स्पेस जो है उसको बंद कर दिया जाए, वो भी नेटो की ओर से खारिज कर दिया गया। क्या स्थिति है, क्या नेटो सहयोग कर रहा है? इन इल्जामों में कितनी सच्चाई है? देखिए, बार बार ये मांग की जा रही थी यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि जबरदस्त तबाही हो रही थी। हो ये रहा था, इसको इस तरह से समझिए कि यूक्रेन के पास गोला बारूद रसद जो है, लड़ाई के लिए जो सामान चाहिए, वो लगातार कल खबर आई थी कि 5 दिन का बचा है। अब जब गोला बारूद खत्म हो रहा है तो फिर यूक्रेन तक मदद पहुंचे तो पहुंचे कैसे? एयर स्पेस पर रूस का कब्जा हो चुका है, यूक्रेन के एयर स्पेस पर रूस का कब्जा हो चुका है। जमीन के रास्ते जो मददगार देश हैं वो गोला बारूद रसद हथियार पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। चाहे नाटो कंट्रीज हैं, चाहे बोरिस जॉनसन ब्रिटेन, चाहे अमेरिका, वो सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है। जी, यूक्रेन में शुरू हो चुके गुरिल्ला वॉर के इस वीडियो को देखिए। ये यूक्रेन के इरपिन का वीडियो है। सड़क पर रूस का टैंक आग की लपटों में घिरा नजर आ रहा है और यूक्रेन के सैनिक टैंकों को घेरे हुए खड़े हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। यूक्रेन का दावा है कि वोल्नोवाखो में यूक्रेन की सेना ने रूस के इस सुखोई बम वर्षक विमान को मार गिराया है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस विमान को तब निशाना बनाया गया जब ये शहर में नागरिक इलाकों को निशाना बना रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर ये यूक्रेन की सेना के निशाने पर आ गया। जो लड़ाकू विमान कुछ पल पहले ही यूक्रेन में तबाही मचा रहा था, वो खुद तबाह हो गया और आसमान से यूक्रेन की धरती पर आ गया। यूक्रेन से सामने आ रही इन तस्वीरों से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। पुतिन के गुस्से को देखकर उनकी रेड आर्मी ने भी यूक्रेन में हमले अब और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन में रूस की इस खतरनाक बमबारी की इस लाइव रिकॉर्डिंग को देखिए। चर्न्यू में ये रूस की सेना के हवाई हमले की तस्वीरें हैं। आसमान से एक नहीं कई बम एक साथ गिरे और चंद सेकंड के भीतर ही वहां से बारूद का गुबार उठने लगा। इस हमले में कई स्थानीय लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जहां बम गिरे उससे कुछ ही दूरी पर कई लोग मौजूद थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, यूक्रेन से विश्व युद्ध के सिग्नल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के खुफिया विभाग का दावा है कि रूस ने अपने जितने सैनिक यूक्रेन सीमा पर तैनात कर रखे थे, उसके 90% जवान यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं और यूक्रेन में अब तांडव मचा रहे हैं। विश्व युद्ध का डायरेक्ट सिग्नल 1। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर भारी बमबारी। विश्व युद्ध का डायरेक्ट सिग्नल 2। काला सागर में डूबा एस्टोनिया का जहाज।
यूक्रेन युद्ध के दौरान ये 2 गलतियां हो चुकी हैं। अब अगर तीसरी गलती हुई तो तीसरे विश्व युद्ध के शोले भड़कने में जरा भी देर नहीं लगेगी। और इतना ही नहीं, रूस पूरी दुनिया को चेता चुका है, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध होगा। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका इसीलिए भी काफी बढ़ गई है क्योंकि खुफिया एजेंसियों का दावा तो यहां तक है कि पुतिन बहुत ही बड़ा युद्ध चाहते हैं जो विश्व युद्ध में बदल सकता है। दावा है कि पुतिन यूक्रेन जंग छेड़कर दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया है कि अगर यूक्रेन जंग में पुतिन भारी पड़ते हैं तो वो सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेंगे, रूस की सेना पश्चिम में और आगे बढ़ जाएगी। पुतिन का सबसे बड़ा लक्ष्य रूस का विस्तार करना है, जिसकी पहली कड़ी यूक्रेन की सरजमी बनी हुई है। यहाँ रूस की सेना जल, थल और नभ से प्रहार कर रही है। यूक्रेन में रूसी सेना कैसे फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, इसकी झलक रूस के रक्षा मंत्रालय के शेयर किए गए इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। विश्व युद्ध का डायरेक्ट सिग्नल 1, ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर भारी बमबारी। ये यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस की बमबारी का वीडियो है। रूस की सेना ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर भारी बमबारी की है। बमबारी के बाद न्यूक्लियर प्लांट में आग लग गई। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बम के इस विस्फोट में दुनिया को विश्व युद्ध का सिग्नल दिखाई दिया। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे को लेकर तगड़ी लड़ाई हुई, दोनों तरफ से फुल फायरिंग हुई। हालांकि विस्फोट के बाद न्यूक्लियर प्लांट में लगी आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अगर इस आग की तपिश प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टर तक पहुंच गई होती तो बहुत बड़ा परमाणु धमाका हो सकता था। विश्व युद्ध का डायरेक्ट सिग्नल 2, काला सागर में डूबा एस्टोनिया का जहाज। यूक्रेन के ओदेसा तट के करीब एस्टोनिया का मालवाहक जहाज समंदर में बिछे बारूद के जाल में फंस गया। जहाज में विस्फोट हुआ और देखते ही देखते ये जहाज काला सागर में समा गया। यूक्रेन युद्ध के दौरान काला सागर में दोनों देशों ने जल चक्रव्यूह रचा हुआ है। क्राइमिया सीमा से लगे तट पर रूस के युद्धपोत गश्त लगा रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन ने अपनी समुद्री सीमा में माइंस बिछा रखे हैं। एस्टोनिया का ये कार्गो शिप काला सागर के उसी माइंस में फंस गया। शुक्र है वक्त रहते इस हादसे की वजह का पता चल गया, वरना एक छोटी सी गलती विश्व युद्ध को दावत दे सकती थी। यूके के मशहूर अखबार द सन में छपी एक खास रिपोर्ट के मुताबिक अगर रूस यूक्रेन जंग में भारी पड़ता है तो पुतिन की सेना यूक्रेन तक नहीं रुकेगी। पुतिन का प्लान नाटो में शामिल लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर भी कब्जा जमाने का हो सकता है। द सन की इस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर कब्जे के बाद पुतिन का आत्मविश्वास चरम पर पहुंच जाएगा और इसके बाद वो पूर्वी यूरोप के और देशों को भी अपना निशाना बना सकते हैं। इसकी आशंका इसीलिए भी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पुतिन क्राइमिया और जॉर्जिया पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। साथ ही अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए वो पड़ोसी देशों के तानाशाहों के साथ गठजोड़ बना रहे हैं। पुतिन का प्लान रूस, यूक्रेन और बेलारूस को मिलाकर एक नया यूनियन स्टेट बनाने का है, जिसका पावर सेंटर मॉस्को होगा। दरअसल पुतिन की मंशा दुनिया में सोवियत यूनियन की वापसी कराने की है, जिसमें पहले यूक्रेन तो शामिल था ही, बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी उसका हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के बाद जो सबसे बड़ा देश बना वो यूक्रेन है।
इसीलिए दावा किया जा रहा है कि सोवियत संघ की घर वापसी के प्लान में पुतिन का पहला निशाना यूक्रेन बना है। रिपोर्ट में एस्टोनिया के विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख के हवाले से ये भी कहा गया है कि पुतिन अपने प्लान को आगे बढ़ाएं, उससे पहले अमेरिका समेत नाटो को पुतिन के खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो युद्ध को पुतिन अपनी विदेश नीति का हथियार बना लेंगे और दुनिया में अपने वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुतिन का अपने इस खास प्लान को अंजाम तक पहुंचा पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नाटो का हिस्सा हैं और नाटो के सभी देशों ने आपस में कस्में खा रखी है कि किसी भी नाटो देश पर अगर हमला होता है तो उसके सभी सदस्य देश इस हमले को खुद पर हमला मानेंगे और सभी 30 देश मिलकर हमला करने वाले को जवाब देंगे। एस्टोनिया में नाटो के 1150 सैनिक मौजूद हैं, जो एक से बढ़कर एक मारक मिसाइलें और घातक हथियारों से लैस हैं। लातविया में भी नाटो के 1650 सैनिक हथियारों के साथ मौजूद हैं। लिथुआनिया में नाटो के 1100 सैनिक और अमेरिका के 500 सैनिक डटे हुए हैं। साथ ही साथ रूस पर दबाव बनाने के लिए पड़ोसी देश पोलैंड में भी नाटो के 1060 जवान और अमेरिका के 5400 सैनिक मौजूद हैं। यहाँ नाटो अक्सर सैन्य अभ्यास भी करता रहता है और युद्धाभ्यास के बहाने अपने सैनिकों की तादाद भी बढ़ाता रहता है। ऐसे में अगर पुतिन अपने प्लान पर आगे बढ़े तो सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। और रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में 7 घंटे के सीजफायर का ऐलान भी कर दिया है। मारिउपोल और वोल्नोवोखा में लोगों को निकालने के लिए रूस ने सीजफायर का ऐलान किया है। यूक्रेन के इन दोनों शहरों से कुछ ही देर में लोगों को निकालने के लिए अभियान भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे नागरिक हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। ऐसे में उनको निकालने के लिए ह्यूमैनिटेरियन बॉर्डर वहां पर क्रिएट किया जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के जरिए इन सभी लोगों का वहां से रेस्क्यू किया जाएगा, इवैक्यूएशन किया जाएगा। मारिउपोल, वोल्नोवोखा, ये 2 ऐसे शहर हैं यूक्रेन के जहां पर सीजफायर होगा कुछ देर के लिए। इसका ऐलान खुद रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया है। रूस ने सीजफायर का ऐलान कर दिया है ताकि लोग वहां से सुरक्षित बाहर निकाले जा सके और 6 घंटे के लिए दोनों ही ओर से हमले रोक दिए जाएंगे, संघर्ष विराम कर दिया जाएगा ताकि सेफली इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, क्योंकि इस युद्ध के बीच में 10 दिन से जो लगातार जारी है, ऐसे में जो आम लोग हैं वो वहां पर बेहद परेशान हैं। स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं, इसलिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के जरिए 7 घंटे के लिए सीजफायर का ऐलान कर दिया गया है। मारिउपोल और वोल्नोवोखा में हमले रोके जाएंगे। और साथ साथ अमन भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर से। अमन, क्या स्थितियां वहां पर आप देख पा रहे हैं और जिस तरीके से अब ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर भी बना दिया जाएगा, अब रूस का अगला कदम क्या होगा यहाँ पर? देखिए, रूस का अगला कदम क्या होगा वो 7 घंटे बाद पता लगेगा, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ जब ये खबर पहुँच रही है कि सीज फायर का ऐलान किया गया, तो सोचिए उन लोगों से बात करना ज़रूरी है जो देख कर आए हैं अपनी आंखों के सामने मिसाइल अटैक और उस मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। जब उनसे हम बता रहे हैं, मेरे साथ 2 भारतीय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। मोहम्मद अशफाक। और आपका नाम? प्रत्युष चौरसिया। प्रत्युष जी, कहाँ से है प्रत्युष? मैं खारकिव से हूँ। खारकिव से आया हूँ। इंडिया में कहाँ से? इंडिया में छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। आप? तेलंगाना। अभी खबर आ रही है कि रूस ने सीज फायर का मतलब संघर्ष विराम सीज फायर कर दिया है। जी, समझ गए आप, सीज फायर कर दिया। ये खबर मतलब आप इस खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब ये बहुत राहत वाली चीज़, आपने तो खुद देखा होगा खारकिव में क्या हो रहा था। ये बहुत राहत वाली चीज़ है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं वहाँ पे। तो जब तक सीज फायर चल रहा है तब तक अगर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होता है, जैसे भी सीट्स अवेलेबिलिटी होती है, तो बच्चों को तुरंत वहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये लोग बॉम्बिंग शेलिंग इंक्रीज़ कर देंगे। रशिया ने बोला है कि अगर यूक्रेनियंस नहीं मान रहे हैं तो टू गो ऑल आउट, सो इट विल बी अ प्रॉब्लम। सीज फायर अच्छी खबर? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम जो मोमेंट पे हम निकले हैं उस टाइम हम हॉस्टल से निकलने के लिए भी बहुत सोचे, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक हम ये सोच रहे थे कि ये ज़्यादा रिस्क तो नहीं है कि हम अपनी जान जोखिम में तो नहीं डाल रहे, लेकिन हमने सोचा कि जो हुआ देखा जाएगा, क्योंकि उस टाइम यूरोप यूनियन। आपने क्या देखा? आपने क्या क्या देखा अपनी आंखों से खारकिव? जैसे हमारे हॉस्टल के आसपास वाले इलाके में पहले शेलिंग हुई, बॉम्बिंग हुई। जब हम लोग टैक्सी कराने के लिए निकले तो टैक्सी की अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि कोई भी यूक्रेनियन अपना रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। देखिए, ये जो खबर है ये बहुत ही राहत वाली खबर है। कम से कम एक राहत की खबर जरूर है, लेकिन अमन इनसे ये भी पूछिए, क्योंकि देखिए पूर्वी क्षेत्र जो है वहां पर बुरी तरीके से घेर लिया है यूक्रेन को रूस ने, लेकिन साथ साथ पश्चिमी क्षेत्र का क्या हाल है? वहां जहां से इवैक्यूएशन इनका हो रहा है वहां पर भी क्या रूसी सेना अब अपना दबदबा बढ़ा रही है? उन क्षेत्रों का क्या स्थिति वहां पर है?
वहाँ पर बल्कि इनफैक्ट ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि हम कई लोगों से यहाँ पर छात्रों से बात कर रहे हैं, वहाँ बल्कि ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि ग्राउंड पर ये सीज फायर वॉल्यूशन जो सीज फायर हुआ है ग्राउंड पर वो कितना नजर आएगा ये भी देखना होगा, क्योंकि कुछ घंटों की बात है। इससे पहले भी सेफ पैसेज देने की बात की गई थी, क्या उस तरह का सेफ पैसेज होगा नहीं होगा। हालांकि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में रूस भी मदद करेगा, ये भी बार बार कहा जा रहा है। यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ के साथ भी एम्बेसी टच में है, तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अगर सीज फायर का ऐलान किया गया है तो क्या ग्राउंड पर वो नजर आएगा, क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में वहां पर कई छात्र अभी भी होंगे। अराउंड 1000 प्लस 1200 स्टूडेंट्स है अभी वहीं पे। अभी भी खारकीव नो इट्स दे आर नॉट इन द खारकीव। दे उन्हें खारकीव छोड़ने के लिए बोल दिया गया था कि लाइक अराउंड 6 o'clock यू हैव टू लीव खारकीव। आफ्टर दैट दे वेंट टू नियर बाय बॉर्डर्स लाइक सुमी, नॉट सुमी, लाइक पिशोचिन, बाबाई। तो क्या आपके आसपास भी बमबारी शेलिंग हो रही थी क्या? हमारे हॉस्टल के सामने खुद एक मिसाइल गिरा हुआ था जो ब्लास्ट नहीं हुआ था। आपके हॉस्टल के सामने? और आपने देखी वो सारी चीजें आपके सामने थी? हमारे सामने थी, और शेलिंग के कारण तो हम इसलिए तो डर रहे थे क्योंकि सुपरमार्केट निकलने के लिए भी हम 10 बार सोचे, जितना हो सके हम एक ही बार में जा करके, एक आदमी जा रहा था और सबका सामान लेके आ जा रहा था। ठीक स्टूडियो। बिल्कुल, तो स्थितियां वहां पर बद से बदतर होती जा रही हैं और अमन लगातार डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्र में भी हालात खराब है, ये अमन का कहना